विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है और लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छा चलता है। अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उससे सफाई की व्यवस्था में सुधार मिलेगा। और एक बात और, कल भी एक जिक्र हो रहा था यहाँ पे कि कहीं भी हम क्लस्टर के लिए अगर स्टोर करने के लिए बनाते हैं जगह, प्राइमरी सेंटर, आप विशाख क्वेश्चन दीजिए। क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन पूछिए। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि एक तो सफाई व्यवस्था के लिए एक साधन क्रिएट किया जा सकता है, जैसे मेट्रो सिटीज के अंदर हर जगह पे 200-300 गज की जगह के अंदर ही गंद फेंका जाता है और वहीं से उठा के लेके जाते हैं। मेरा ये आग्रह है आपसे कि यहां भी ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से होगी, और ये कब तक हो सकती है इसके बारे में जानना चाहूंगा जी। अध्यक्ष महोदय, पानीपत में जो हुड्डा के पास 2 सीवर क्लीनिंग मशीन है, 2 गैस किट हैं, गम बूट हैं, सुरक्षा के 10 हेलमेट हैं, मास्क हैं, दस्ताने 40 है, सुरक्षा पेटी है और फील्ड स्टाफ भी काफी लगभग 57 है। और इसके अलावा भी जो सफाई की व्यवस्था कर तो हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा और आखिरी दिन है और साफ सफाई के मुद्दों को लेकर भी यहां पर सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाया गया है। तो कृषि मंत्री जीपी दलाल फिलहाल अभी इन जवाब जो है वो यहां पर दे रहे हैं और आपको सीधा प्रसारण हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई का हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरा और आखिरी दिन है आज, तो आज कई अहम मुद्दे यहां पर रहने वाले हैं। बता रहा हूं, जिला नूह में 1 अप्रैल 2019 से 31 जुलाई 2023 तक विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में पकड़े गए बिजली चोरी के मामले इस प्रकार है। नूह में 2739, मैं जरा बता दूं, इसमें सारा हाँ जी नहीं, ये इसने 6 भागों में पूछा, मुझे कोई दिक्कत नहीं जाती। नहीं, अगर जो चाहेंगे, अगर जो प्रश्न करता है वो सेटिस्फाइड है या कोई प्रश्न और पूछना चाहते हैं, जो आप लिख रहे हैं वो लिख के दे दिया आपको। आप जवाब दो सर, दे रहे थे आप। नहीं, लिख करके जो दिया है वो सफिशिएंट है। अगर आप सप्लीमेंट्री को पूछना चाहते हैं तो मेरे क्वेश्चन है सर, हाँ जी, क्या है कि जो सरकार ने सर्कुलर दिया हुआ है निगम ने 2017 का, उसमें जो रूरल में है उसका 16 घंटे का चार्ज होना चाहिए और जो सर अर्बन में है उसका 24 घंटे का चार्ज होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं, एक जलालपुर फीडर है, उसी पे तो गांव उमरा है, उसी पे गांव गोहाना है। सर गोहाना में तो 24 घंटे की चार्जेस ले रहे हैं और उमरा में 8 घंटे की चार्जेस। सर इन्होंने 9 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं उपभोक्ताओं से जो चोरी के मामले आए हैं। सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार ने कितने पैसे 24 घंटे के हिसाब से चार्ज किए, कितने पैसे 16 घंटे के हिसाब से चार्ज किए, और ना ही जो मैंने क्वेश्चन में LL1 सीट मांगी थी ना वो सीटें दी गई सर मेरे को। और जब भी उपभोक्ताओं को ये और जो चोरी के बिल आते हैं सर, उसमें LL1 कैलकुलेशन की सीट नहीं दी जाती, सिर्फ एक नोटिस दिया जाता है कि आपका चोरी का केस में इतने पैसे बने हैं। एक तो मेरी ये दरखास्त है, जब भी चोरी का कोई केस पकड़े उसके साथ LL1 के साथ कैलकुलेशन सीट भी जाए कि उसको ये पता चले कि मेरी अर्बन के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं या इसके ग्रामीण के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। उपभोक्ता को ये पता नहीं होता। तो मेरे ये क्वेश्चन बताए सर कि कितना कितना पैसा उसमें ग्रामीण में और अर्बन में आपने चार्ज किया है। जी माननीय स्पीकर महोदय, इन्होंने जो पूछा मैं उसकी आपको डिटेल बता रहा हूँ। हमने 8 बार हरियाणा में अलग अलग साइमल्टेनियसली रेड करे हैं। 80% गांव में चोरी होती थी, जो अब 20% है। और इसमें अगर सारी डिटेल पूछें तो हमने 2,09,926 चेक है, जिसमें 33,547 चोरी पकड़ी गई। अब इनकी डिटेल शहर में कितनी थी, अर्बन में कितनी थी, वैसे मैं इनसे एक विश्वास दे रहा हूँ कि अगर ये कहते हैं 8 घंटे 14 घंटे वाली बात, अगर हमने वैसे ही करते हैं जो आप बता रहे हैं उसी तरीके से फॉलो करते हैं, पर इन केस कहीं भी कोई स्पेसिफिक ऐसा केस हो
तो हम एग्जामिन करेंगे, उसका पैसा वापस करेंगे। सर मेरे पास LL1 लेके आया हूं कैलकुलेशन शीट, जिसमें इन्होंने ग्रामीणों में 24-24 घंटे की चार्जेस की हुई है। मैं ये कहता हूं कि जो अफसरों को सर्कुलर निगम ने दिया हुआ है, वो अफसर क्यों उस सर्कुलर के हिसाब से चार्जेस नहीं करते, क्यों उसको बाईपास करके जाते हैं। मैं ये भी कहता हूं कि उन अफसर्स के ऊपर क्या तो सरकार कार्रवाई कर रही है जिन्होंने ये गलत कैलकुलेशन किए, और जो ज्यादा पैसे उपभोक्ताओं से लिए सरकार उनके पैसों को कब तक वापस करेगी, मेरे ये सरकार से पूछना सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, तुरंत हम एक्शन करते हैं। अगर स्पेसिफिकली कोई ऐसा केस इनके पास हो, मुझे दो, हम तुरंत पैसा वापस करेंगे। जिस अफसर ने ऐसा करा उस पर तुरंत एक्शन होगा। धन्यवाद। ठीक, श्री हो गया। सोमवीर जी। 43 विज साहब। इतनी जल्दी आ गया। स्पीकर सर, बजट सत्र 2022-23 के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने जिला चरखी दादरी में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के घोषणा की थी। विभाग राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि के चयन की प्रक्रिया में है। भूमि चिन्हित होने के बाद इसकी कार्रवाई शुरू करा दी जाएगी। मंत्री जी, स्पीकर सर, आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। 350 एकड़ का प्रस्ताव फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन छपार के हमने पहले दे रखी है और 2 साल से डिले हो रहा है। दादरी के अंदर चिकित्सा की बड़ी सख्त जरूरत है। जो हॉस्पिटल है उसमें भी 16 डॉक्टरों की आज कमी है, MIR नहीं है, CT स्कैन नहीं है, बहुत सी सुविधा नहीं है। तो मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि तुरंत प्रभाव से जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट 350 एकड़ जमीन दे रखी है, जो दादरी से मात्र 14 किलोमीटर दूर है, उसके अंदर इसकी व्यवस्था शुरू की जाए। ये मेरी प्रार्थना आपसे। स्पीकर सर, भूमि के प्रस्ताव वहां से आए हैं। एक प्रस्ताव श्री धर्मवीर सिंह सांसद भिवानी महेंद्रगढ़ से प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने ग्राम पंचायत बिरही कलां इस परियोजना हेतु 102 एकड़ भूमि निःशुल्क देने को तैयार है। इसी प्रकार से एक प्रस्ताव श्रीमती नैना सिंह चौटाला विधायक बारड़ा चरखी दादरी से भी दिनांक 10/8/2022 को प्राप्त हुआ है कि ग्राम सभा गसोला ने इस परियोजना के लिए 102 एकड़ पंचायत भूमि निःशुल्क देने की बात की है। स्पीकर साहब, इसके लिए कमेटी बना दी गई है और जल्दी ही इसका मुआयना करके तय करके और कि वे किस जगह पर बनाना ज्यादा उपयुक्त है, हम जल्दी इसकी बाकी की प्रक्रिया शुरू करें। धन्यवाद। श्रीमती किरण चौधरी जी। Question number 44, sir. Statement is laid on the table, sir. अध्यक्ष जी, ये जो है आप जानते हैं हरियाणा के अंदर इतनी सारी नौकरियां लंबित पड़ी हुई हैं। 2019 से आज तक जो है मेजर नौकरियां जो हैं भर्ती हो नहीं पाई हैं और बेरोजगारी का हब जो है बन चुका है और हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। पूरा हालात ऐसे हो गए हैं कि उनको अपना भविष्य जो है पूरी तरह से अंधकार में नजर आता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि ये CET को कोई ना तो स्टैट्यूट दिया गया है, ना इसका कोई असेंबली के अंदर कोई लेजिस्लेशन इस तरह से लेकर आए हैं। तो इसलिए ये जो CET का जो ये मसला है, ये जो बनाया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम कॉमन एक्सप्लॉयटेशन का दर्जा जो है पूरा हरियाणा दे चुका है, ये आज के दिन पूरी तरह से दिस लैक्स ट्रांसपेरेंसी, ओपेक प्रोसेस है और ये ऐसी प्रोसेस है किसी को पता ही नहीं चलता इसके अंदर हो क्या रहा है।
जो खुद कंडक्ट कर रहे हैं मेरे ख्याल में उनको भी नहीं समझ में आ रही है कर क्या रहे हैं। सच्चाई ये है कि 11,22,000 बच्चों ने अपना जो है ये इसमें टेस्ट दिया और उसमें 3,59,000 कैंडिडेट्स जो हैं उसके अंदर चयनित करे गए। अब जो है मुझे समझ नहीं आती अध्यक्ष जी कि 4 गुना किस तरह से जो है कैंडिडेट्स को बुलाया गया, वो बाकी जो लोग हैं जिन्होंने जो पास करके बैठे हैं वो बच्चे कहां जाएंगे। साथ के साथ अध्यक्ष जी ये 64 ग्रुप्स हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के, इनको सबको क्लब कर दिया गया है। मतलब हर ग्रुप को जो है उसको अलग अलग उसका एग्जाम करने के बजाय उसको सारा को क्लब कर दिया। साथ के साथ जो क्वेश्चंस जो रेपिटेशन हो रहे हैं, बार बार जो क्वेश्चन रेपिटेशन हो रहे हैं, उसका कोर्ट में मैं ये पूछ ही रही हूँ। हाँ जी। और जो है जो EWS और सर्विसमैन की कैटेगरी है उनको भी जो है वो ऐसा दिखा दिया है कि वो जनरल कैटेगरी उसको दिखा दी गई है। अब मैं पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि ये सरकार जो है ये प्यूनिटिव एक्शन जो है इस एजेंसी के खिलाफ क्यों नहीं ले रही जो बार बार ये तमाशे हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो है ये रिक्रूटिंग एजेंसी जो है उसको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं करा गया। जब इस तरह के आंसर दिए जाते हैं, इस तरह से जो बार बार रेपिटेशन होते हैं, 6 तारीख को आंसर होता है, फिर मतलब एग्जाम होना होता है, फिर 7 तारीख को होता है, रातों रात सरकार जो है कोर्ट में भागती है, पूरी रात बच्चे हैं सड़कों के ऊपर बैठे रहते हैं कि एग्जाम होगा नहीं होगा, फिर एग्जाम नहीं होता। कितनी मानसिक परेशानी हमारे नौजवान बच्चों को झेलनी पड़ रही है आज हरियाणा के अंदर, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अध्यक्ष जी मैं माननीय जो है इन्होंने जो रिप्लाई दिया है, रिप्लाई को मैं पढ़ रही थी, मेरा प्रश्न जो था उसमें जो प्रश्न सी है उसमें यह भी मैंने पूछा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर लाइकली टू गेट चांस टू अपीयर इन द एग्जाम हु आर ओवर एज ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द कंडक्टिंग एजेंसी। रिप्लाई में आता है नन सर, और अपने आप ही रिप्लाई में कहते हैं इफ ड्यू टू कैंसिलेशन, हाँ, for candidates who are eligible at CET stage but have now become over age be allowed to appear for stage 2 provisionally. If they get selected, then their post shall be kept on hold and their case shall be sent to the government for approval and relaxation of age. अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं सर। साथ ही साथ आगे कहते हैं if due to cancellation of previous examinations a candidate has crossed the maximum age of 52 to enter in Haryana government service, then she shall also be allowed to apply provisionally. In case she gets selected, then the post shall be kept on hold and the government's opinion shall be taken. फिर से गवर्नमेंट का ओपिनियन लिया जाएगा, पोस्ट विल बी केप्ट ऑन होल्ड। ये क्या हो रहा है अध्यक्ष जी? इसका जो है इसका समन्वय बनाकर ये करिए। और मैं तो एक बात कहूंगी आज इस मंच पे यहाँ से ये मैं सदन पटल पे कह रही हूँ, ये SSLC जो है इसको बर्खास्त करो, खत्म करो इसको। चलिए, ये पूरी तरह से असमर्थ हैं काम करने में, हो गया पूरी तरह से असमर्थ हैं। SSLC को खत्म करो, जो इनके क्या हालत के अंदर इनके जो है अध्यक्ष महोदय इतने बड़े बड़े आरोप लगे। अध्यक्ष महोदय सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन कम है, विषय को इधर उधर ज्यादा घुमाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन मैंने ये नहीं कहा क्वेश्चन नहीं है, जो है उनका मैं जवाब देता हूं। और बाकी विषय जो एक सैद्धांतिक विषय को लेकर के हमने एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी पर चर्चा की जा सकती है। उस पॉलिसी के बारे में अगर ये कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि देखिए गवर्नमेंट की सर्विसेज यानी सिलेक्शंस, ये सिलेक्शन बहुत लंबा समय लेती रही है, आज से नहीं पिछले कई वर्षों से। पोस्टें सैंक्शन होती हैं भर्ती के लिए, फिर रिक्वेशन या तो लेट जाती है, रिक्वेशन जाती है तो वहां का प्रोसेस इतना लंबा है, फिर नंबर ऑफ पोस्ट इतनी ज्यादा है, यानी अगर ग्रुप सी की मैं कहूं तो हजारों पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट तो अलग है, यानी कैटेगरी ऑफ पोस्ट इतनी लंबी है। तो प्रावधान अगर ये रखा जाए कि हर कैटेगरी के लिए अलग से एग्जाम होगा, चाहे 10 पोस्ट है तब भी लाखों लोगों ने अप्लाई करना है, और चाहे 500 है तब भी करेंगे, 5000 है तब भी लाखों करेंगे। उसी में से एक रास्ता ही निकाला कि हम थोड़ा इसको स्पीड अप करें, तो नई पॉलिसी हमने बनाई है। उस नई पॉलिसी के 2 पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि ग्रुप डी जैसे हमने किया है कि पूरी ग्रुप डी की अलग अलग पोस्टें उनका एक कैडर बना दिया जाए, और एक कैडर बनाने के बाद फिर ग्रुप डी में मान लो कोई एक डिपार्टमेंट में जाता है, दूसरे में जाता है,
तो सदन में आप ने देखा किस तरीके रहेगा और हम उसको सुविधा ये भी दे रहे हैं कि अगर एक समय के बाद वो अपने डिपार्टमेंट को बदलना भी चाहे, क्योंकि एक ही कैडर जब बन गया है तो उसने काम यहां भी करना वहां भी करना, अपने चॉइस यहां भी करना वहां भी करना, अपने चॉइस से भी जा सकता है। सीनियोरिटी के हिसाब से जैसे हम ट्रांसफर करते हैं वैसे सीनियोरिटी के हिसाब से उसके डिपार्टमेंट भी बदले जा सकते हैं। लेकिन अभी ग्रुप सी में ये हम काम कर नहीं पाए हैं और मैं आप अपनी मंशा बताना चाहता हूं कि हम ग्रुप सी में भी इसको, क्योंकि बहुत विभाग हैं, सब विभागों के अपने रूल्स एंड वो बने हुए हैं, सर्विस रूल्स, तो सर्विस तो सदन को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सीटी के मुद्दे को लेकर जो सवाल यहां पर उठाए गए हैं सदन के भीतर, उसका जवाब यहां पर मुख्यमंत्री दे रहे हैं। तो सदन में प्रश्नकाल जारी है। अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को लेकर भी मुद्दा उठा है। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई का ये तीसरा दिन है और तीसरा और आखिरी दिन है। सदन के अंदर तमाम मुद्दों को लेकर